हेलो स्टूडेंट्स, तो इस बार हम करने वाले हैं 10th का एक और चैप्टर, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन काफी सारी वैल्यूज है चैप्टर के अंदर, तो भाई पढ़ना बनता ही है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं मैंने, चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, इन पॉइंट्स के हिसाब से हम पढ़ लेंगे, चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग विद लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। क्या होता है लिथोस्फीयर? हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट है, जो सॉलिड पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, स्फीयर यानी अर्थ, अर्थ का सॉलिड पार्ट इज लिथोस्फीयर। और अर्थ पे जो वाटर बॉडीज है, जो वाटर बॉडीज है, सी हो गया, ओशन हो गया, वो सबको मिला के क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी वाटर, तो अर्थ का स्फीयर यानी अर्थ, अर्थ का वाटर वाला पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, अर्थ का सॉलिड वाला पार्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो भी लैंड क्रस्ट आपको दिखता है वो सब दैट इज लिथोस्फीयर। और अर्थ के अराउंड में जो एयर है ना, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, दूसरे गैसेस हैं, दैट फॉर्म्स योर एटमॉस्फेयर। सही है? तो यानी अर्थ जो हमारा स्फीयर है, स्पेरिकल शेप, हम वैसे जियोइड शेप का है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉलिड पार्ट उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जो लिक्विड जो वाटर वाला पार्ट है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो एयर वाला पार्ट उसके सराउंडिंग में है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है इन सब का कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, कि अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगे। और इसीलिए अर्थ का नाम क्या पड़ गया? बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स अर्थ को हम क्या कहने लगे? हम कहने लगे बायोस्फीयर। तो बायो यानी क्या होता है? बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अर्थ पे क्योंकि लिविंग कंडीशंस डेवलप हो गए इस लिथोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फीयर से, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो लिविंग कंडीशन बन गया, इसके लिए अर्थ को कहा जाने लगा बायोस्फीयर। ओके, इसके बाद बात करते हैं चैप्टर में, देखो अवर एनवायरनमेंट। तो अवर एनवायरनमेंट का मतलब ये कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो हमको काफ़ी कुछ दे रहा है, राइट? लेकिन हम जो है काफ़ी मतलब अफेक्ट कर रहे हैं या स्पॉइल कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, डिग्रेड कर रहे हैं। तो वो चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न लेके चैप्टर दिया गया है आपको, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं वेस्ट की, ठीक है। आपने लास्ट ईयर 9th में बायोजियो केमिकल साइकिल पढ़ा होगा। तो बायोजियो केमिकल साइकिल में काफ़ी सारी साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल था, आपको वाटर साइकिल था, ऑक्सीजन साइकिल था, कार्बन साइकिल था। तो इन सभी साइकिल्स में हमने जो चेंजेस किए हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्या हुआ है कि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स चले गए हमारे एनवायरनमेंट में। उसी के हिसाब से यहाँ पर बात करी गई है टाइप्स ऑफ वेस्ट की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्ट के हिसाब से, तो वेस्ट को भी आप दो टाइप्स में मेनली क्लासिफाई कर सकते हो। वेस्ट क्या होता है? देखो, रिसोर्स का उल्टा हो गया वेस्ट। रिसोर्स यानी जो भी चीज़ जो हमारे यूज़ की है, ऑल दोज यूजफुल थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस, और जो यूजफुल नहीं होगा हमारे लिहाज से उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट के जब टाइप्स की बात होती है तो वेस्ट के दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, नाम से समझ में आ रहा है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या? जो दोज वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड, वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? कह सकते हो आप बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल। और जो वेस्ट डिग्रेड नहीं हो सकता नॉर्मली,
है ना, काफी टाइम तक परसिस्ट हो जाता है हमारे अर्थ पे, ठीक है, या कह सकते हो विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप क्या लिख सकते हो, पेपर लिख सकते हो, लीव्स लिख सकते हो, वेजिटेबल पील्स लिख सकते हो, है ना, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बट अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल की तो क्या क्या आएगा, इसमें आएगा प्लास्टिक, है ना, इसमें आ सकता है मेटल कैंस, है ना, इसमें आ सकता है थर्मोकॉल्स। तो ये सब कैसा है, ये इतनी आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये बहुत काफ़ी साल लग जाते हैं इनको, 100 साल 1000 साल इनको मतलब प्रेशर से, हीट के इफेक्ट से ये ख़त्म हो सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत टाइम तक परसिस्ट करते हैं, तो इसके लिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा गया है। तो ऑब्वियसली हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन कौन करेगा, यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाले। अब इन वेस्ट का नुकसान क्या है, जैसे प्लास्टिक की बात करें, क्या नुकसान है, इतना सारा जो प्लास्टिक कैरी बैग एंड ऑल सब हम यूज़ करते हैं, वो हम जब फेंकते हैं तो वो जाएगा नाले में, ठीक है, गटर में, और वहाँ जाके वो उस पार्ट को ब्लॉक करेगा, है ना, उससे फ्लड्स एंड ऑल, है ना, और वाटर बॉडीज में जाएगा तो ये मतलब जानवरों के बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो उससे उनका बॉडी चोकअप होके मर सकते हैं वो लोग, है ना, कितने सारे गाय जो हैं इस वजह से मरते हैं। तो ये सब वेस्ट जो है ये ज़्यादा डेंजरस है। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट वाला पार्ट तो हमारा हो गया, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, मतलब डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब कि जैसे अभी हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल पहले लिख देता हूं मैं। एग्जाम्पल इज लाइक गार्डन, एक्वेरियम, ठीक है, आप फॉरेस्ट भी कह सकते हो, फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है। इसके अलावा पॉन्ड, तालाब, है ना, ये सब इकोसिस्टम में आते हैं। क्यों इकोसिस्टम में आते हैं? इकोसिस्टम किसको कहा जाता है? ऐसा कोई भी रिजर्वॉयर, ठीक है, ऐसा कोई भी रिजर्वॉयर जहां पर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एक दूसरे की फुलफिलमेंट करते रहते हैं, या कह सकते हो बायोटिक यानी लिविंग, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की वजह से अपना लाइफ सस्टेन कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली हर जगह पे ही ये चीज़ होगी, पर आप कह सकते हो उस पार्ट को आप इकोसिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। जैसे बायोटिक में क्या आएगा? कोई भी प्लांट, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। एबायोटिक में क्या आएगा? वो सब चीज़ें क्यों एग्जिस्ट कर रही है ना, किस मतलब किस वजह से एग्जिस्ट कर रही है, प्लांट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है ना, वाटर है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? एबायोटिक। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है बहुत एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये दोनों एक अटूट, ठीक है, लिंक फॉर्म करते हैं, और उस पार्ट, उस रिजर्वॉयर को आप क्या कह सकते हो? इकोसिस्टम कह सकते हो। जैसे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? एनिमल्स मतलब कि छोटे मोटे, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, सॉइल है ना, रेनफॉल है, ये सब चीज़ें सपोर्ट करती है लिविंग कंडीशन को। तो गार्डन को आप इकोसिस्टम कह सकते हो। एक्वेरियम, है ना, ऐसा कोई मछली का समझो एक, है ना, मुंबई में भी है तारापुर एक्वेरियम में ऑल। तो एक्वेरियम यानी क्या? जहाँ पे बहुत सारे फिशेस, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स को रखा जाता है आर्टिफिशियल लेवल पे, है ना। तो फॉरेस्ट हो गया इकोसिस्टम, पॉन्ड हो गया। पर इनमें भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, नेचुरल इकोसिस्टम, है ना, फॉरेस्ट और पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम में आ गया, और ये आ गया ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में, गार्डन, एक्वेरियम। ओके, इसके अलावा बात करते हैं वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। नाउ व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, देख लेते हैं। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप, है ना, मतलब ये कह सकते हो कि सब कुछ क्यों एग्जिस्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट है तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बिकॉज सनलाइट से ही आते हैं
प्रोड्यूसर्स। तो आप ये जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम है उसको समझ लो कि इसमें 3 लेवल्स है। इसमें है जो एबायोटिक को, नॉन लिविंग को लिविंग कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं, लिविंग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, है ना। मेनली कौन आ रहा है इसमें? प्लांट्स आ रहे हैं, है ना। नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसर्स से कौन जो फूड डिराइव कर रहा है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है, पता ही होगा आपको। इसमें सब प्रोड्यूसर से फूड डिराइव कर रहे हैं, ओके, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स जब मरते हैं, जब खत्म होते हैं, तो उनका जो डिकम्पोजिशन जो करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। आप देख सकते हो इनमें डिफरेंस। प्रोड्यूसर्स कौन है? जो नॉन लिविंग को लिविंग में कन्वर्ट कर रहा है। कंज्यूमर कौन है? जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है लिविंग वाले वर्ल्ड को। और डिकम्पोजर्स कौन है? जो फिर से लिविंग को या फिर बायोटिक फैक्टर को फिर से क्या कर देता है? एबायोटिक में कन्वर्ट कर देता है, नॉन लिविंग में कन्वर्ट कर देता है ना। फिर से डिकम्पोजर्स से ने जो डिकम्पोज किया है उस वो चीज़ को अब्जॉर्ब करके प्रोड्यूसर्स बनेंगे एंड चीज़ें चलती रहेंगी, साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। कंज्यूमर्स में भी ऑब्वियसली अलग अलग लेवल्स होंगे। इसमें जो हर्बीवोर्स हैं, दे आर जो डायरेक्टली फूड यहाँ से डिराइव कर रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद प्राइमरी से, जैसे मान लो इसमें रैबिट आ गया, है ना, इसमें आप रैट ले सकते हो, फ्रॉग आ गया, ठीक है, फ्रॉग नहीं, ग्रास हॉपर आ गया, तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। प्राइमरी यानी घास खाने वाले जो हर्बीवोर से प्राइमरी में आ गए। प्राइमरी को जो कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, यानी इनको खाने वाले, दे विल बी कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो खाएंगे, दे विल बी कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये सब क्या बन गया? ये सब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजर को ना इंक्लूड करें तो समझो ये सब तो ट्रॉफिक लेवल्स हो गए, ओके। तो अब इसी को यूज करके हम समझ सकते हैं फूड चेन, फूड वेब और फूड पिरामिड क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं फूड चेन, फूड वेब, फूड पिरामिड क्या है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, तो वी हैव ग्रास। ग्रास को कंज्यूम कर रहा है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कंज्यूम कर रहा है फ्रॉग। फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है स्नेक। स्नेक को कंज्यूम कर रहा है ईगल, पता ही होगा भाई ये। तो ये क्या बनता है? ये एक चेन बन गया। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। ये हो गया एक फूड चेन, राइट। अभी ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ यही चेन पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं, घास को खाने का ठेका सिर्फ ग्रास हॉपर ने थोड़ी लिया है। इसको डियर भी कंज्यूम करते हैं, है कि नहीं। फिर इसके अलावा जो हमारे ग्रास है उसको और कौन कंज्यूम कर रहा है भाई? कौन कंज्यूम कर रहा है? यस, रैट भी ले सकते हो ये लेवल पे, सही है। फिर कुछ एक्वाटिक एनिमल्स भी ले सकते हो, मान लो फिशेस हैं, छोटे स्मॉल फिशेस, ठीक है। स्मॉल फिशेस को कौन खा रहा है? लार्ज फिशेस। अब लार्ज फिशेस को कौन खा रहा है? इनको भी कोई ना कोई तो होगा। मान लो कोई पंछी है, ये मस्त पंछी बना दिया मैंने, किंग फिशर, कमाल है। तो ये एक चेन बन गया, है ना। डियर के बाद कौन आ सकता है? ये सीधा टाइगर आ गया, ओके। और रैट को कौन खा सकता है? स्नेक भी खा सकता है, ओके। स्नेक को ये भी खा सकता है, मतलब स्नेक को ऑब्वियसली कोई बर्ड भी खा सकता है, ईगल भी खा रहा है, ओके, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कि ये जो चेन है ये एक दूसरे से लिंक भी हो सकता है ना। टाइगर को भी मान लो इंसान खा जाते हैं, अरे खाने वाले उसको भी खा जाते हैं, नहीं खाना चाहिए, चलो ठीक है इसको मिटा देते हैं। तो यानी ये क्या बन जाएगा कि ये पूरा एक, नहीं यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे फ्रॉग को कोई और भी कंज्यूम कर सकता है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये एक वेब बन जाएगा। अलग अलग फूड चेन एक दूसरे को इंटरक्रॉस करते हैं और इससे पूरा एक वेब तैयार हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फूड वेब। इसको क्या कहेंगे? इसको हम फूड वेब कहेंगे,
ओके, अभी हमारा फूड चेन और फूड वेब जो है वो हो गया। फूड पिरामिड क्या होगा? फूड पिरामिड, अब यहां पर है ना बहुत जरूरी हो जाता है एक बैलेंस बनाना। व्हाट इज दैट बैलेंस, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बाकी चीजें भी आ जाएंगी। सनलाइट जो ग्रीन प्लांट्स पे फॉल हो रहा है, वो सनलाइट को जो प्लांट्स पे फॉल हो रहा है उसका 1% एनर्जी सिर्फ प्लांट्स यूज करता है और उसको अपने अंदर केमिकल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उसको वो मतलब सनलाइट पे फॉल होने मतलब जो प्लांट्स पे फॉल होने वाला सनलाइट है उस एनर्जी का सिर्फ 1% अब्सॉर्ब किया जा रहा है और उससे ये क्या तैयार कर रहा है, उससे ये लेवल पे फूड तैयार हो रहा है ना। और मतलब प्लांट अपने अंदर वो चीज ले रहा है। अब इस फूड मतलब समझो अपने अंदर एनर्जी केमिकल की फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब इस केमिकल एनर्जी को अगले लेवल में जब ये जा रहा है, मान लो कि जब नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट लेवल में कितना एनर्जी शिफ्ट हो रहा है? ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म। मतलब कैसे 10%? जैसे मान लो कि वो पूरा ग्रास को कंज्यूम कर रहे हैं, पर उसमें से काफी एनर्जी, जैसे ये ग्रास हॉपर की बात करें तो ये यहाँ वहाँ जंप करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन में है ना वर्क कर रहा है, उसमें रिप्रोडक्शन में, तो इन सब में उनका 90% एनर्जी लॉस होता है। 90%। तो उनकी बॉडी में कितना परसेंट केमिकल एनर्जी रह जाता है? 90% लॉस हो गया अलग अलग एक्टिविटीज में, सिर्फ 10% रह जाता है। ठीक है, बाकी 90% लॉस होगा अलग अलग एक्टिविटीज में। अब 10% जो यहां से एनर्जी इसके अंदर शिफ्ट हुई, अब इसका भी अगले लेवल पे जब फ्रॉग इनको कंज्यूम कर रहे हैं तो फ्रॉग का भी सेम चीज होगा कि इनका भी बहुत सारे जो लाइफ एक्टिविटीज है ग्रास हॉपर को कंज्यूम कर रहे हैं, जो एनर्जी इनके अंदर जा रही है वो एनर्जी का 90% लॉस हो जाता है ना अलग अलग एक्टिविटीज में, अगेन डाइजेशन में। ठीक है, फिर कह सकते हो उनके वर्क जो भी डेली वर्क कर रहे हैं वो, उन सब में उनका एनर्जी लॉस हो रहा है, रिप्रोडक्शन में, और सिर्फ 10% एनर्जी ही उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन एंड ऑल की फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो यानी हर लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही उनके बॉडी में स्टोर हो रही है, और फिर से अगला भी जो है उसमें भी इसका 10% ही स्टोर हो रहा है। मान लो यहाँ का एनर्जी है, अगर मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ 10,000 जूल, तो 10,000 जूल में से जब इस लेवल में जाएगा तो 10% ही इसके अंदर स्टोर हुआ, यानी यहाँ पर हो गया 1000 जूल। इसका भी 10% ही यहाँ गया, यानी यहाँ पर हो गया 100 जूल, और ऐसे ये चीज चलती रहती है। सो दिस इज कॉल्ड 10% लॉ। और फूड पिरामिड क्या है? तो यानी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से लेवल पे है? प्रोड्यूसर वाले लेवल पे है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ एक सिस्टम में, एक एनर्जी का एक समझो स्लैब बनाना चाहूँ, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स के पास है। इससे कम इसका 10% एनर्जी किसके पास आ जाएगा? यस, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। उसका 10% किसके पास आ जाएगा? सेकेंडरी। मतलब एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओनली 10% इज शिफ्टेड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, बाकी सब एनर्जी वेस्ट होती जा रही है या वो यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसका 10% आ गया टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड क्वार्टरनरी, एंड चलता जाएगा जितना भी है। सो इससे एक पिरामिड का शेप फॉर्म हो गया, एंड ये शेप ऐसा ही रहना चाहिए, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि किसी रीजन से इस ट्रॉफिक लेवल में ही मान लो कि हमने ऐसा कुछ कर दिया जिससे स्नेक्स सारे खत्म हो गए, तो स्नेक्स सारे खत्म होने से क्या चेन पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस बैलेंस पे या इस पिरामिड पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। स्नेक्स अगर खत्म हो गए पूरी तरह से अर्थ से, तो सोचो ईगल भी खत्म हो जाएंगे। फ्रॉग का क्या होगा? फ्रॉग बहुत सारे हो जाएंगे, उनके पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। फ्रॉग का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया तो ग्रास हॉपर सारे खत्म हो जाएंगे। ग्रास हॉपर सारे खत्म, बिकॉज फ्रॉग जो है बहुत सारे हैं तो ग्रास हॉपर को सब खा जाएंगे। ग्रास हॉपर खत्म हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर से फ्रॉग तो वापस, ग्रास हॉपर खत्म हो गए तो फ्रॉग क्या खाएगा? फिर उनका पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली अगर इस चेन में या इस पूरे सिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी एक क्रिएचर अगर खत्म होता है पूरी तरह से, तो उससे पूरे लिविंग वर्ल्ड पे उसका असर पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो प्लांट है, एनिमल है, वो खत्म ना हो अर्थ से। ये चीज की हम कोशिश करते हैं, है ना। सेव टाइगर, बहुत सारा हमने मिशन चालू किया। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है,
कि वो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम पे असर डालेगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। 10% लॉ हो गया, फूड पिरामिड हो गया। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर अगर हम बात करें इस केस में प्लांट्स की, क्रॉप्स एंड ऑल, जो भी चीजें हैं, वेजिटेबल्स एंड ऑल, तो इसमें जब हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं जर्म्स को मारने के लिए, तो वो पेस्टिसाइड इसके ऊपर रह गया, ठीक है, और सॉइल में भी चला गया, वॉश होके सॉइल में भी चला गया। अब क्या होगा कि ये क्रॉप्स अब्जॉर्ब भी कर लेंगे उसको, और इसके ऊपर भी है। मान लो कोई वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल का ही प्लांट है, तो इसका अपने वेजिटेबल्स जो है, या समझो कि इसको किसी हमने जानवर को खिला दिया, एक लेवल पे ग्रास हॉपर ने ले लिया, ठीक है, ग्रास हॉपर के अंदर वो केमिकल आ गया। अब वो पेस्टिसाइड जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो अगर मान लो कि ग्रास हॉपर में आ गया, उनके अंदर पेस्टिसाइड जमा हो गए, अब ये अगले लेवल में जाएगा फ्रॉग में, फ्रॉग के अंदर पेस्टिसाइड्स और कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, राइट, कि अगर यहाँ पर मान लो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे 3 ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाए तो उसके अंदर तो 9 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ऐसे मान लो 3 फ्रॉग को एक स्नेक ने खाया है, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 27 मॉलिक्यूल्स हो गए स्नेक के अंदर। तो यानी हर लेवल पे जो इस जहर का असर है वो बढ़ता जा रहा है, हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। पेस्टिसाइड है ना, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ बुरा असर करेगा ही। तो व्हाट इज बायो, देखो 2 चीजें, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि ये ग्रास हॉपर ही जब पहला पत्ता खा रहा था उसके अंदर 1 ड्रॉप गया, या मान लो 2 ड्रॉप गया, दूसरा पत्ता खा रहा था उसके अंदर और 2 ड्रॉप गया, तो ऐसे करके उसकी बॉडी में धीरे धीरे जहर बढ़ता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। एक ही के बॉडी में बार बार वो जहर इंटेंसिफाई हो रहा है। एंड व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? हर एक लेवल के बाद, हर एक ट्रॉफिक लेवल के बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, आगे आगे लेवल में देखो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल से इधर 9 हो गए, इधर एक स्नेक में 27 हो गए। तो यानी जितना लेवल, ट्रॉफिक लेवल आगे जाओगे उतना उस जहर का असर और इंटेंसिफाई होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम अपनी ही बात करते हैं कि हम अगर समझो सीधे वेजिटेबल्स ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये कहते हो कि समझो वेजिटेबल्स को वॉश करके, अच्छे से वॉश करके खा रहे हो, है ना, तो वॉश भी कर रहे हो तो ये वाला वॉश हो जाएगा ना उसके ऊपर का, जो उसके अंदर अब्जॉर्ब हुआ है वो कैसे वॉश होगा? वो तो नुकसान करेगा ही, है ना। तो इसके लिए यहां पर हमारे अंदर भी धीरे धीरे ये एक्यूमुलेशन प्रोसेस जो है, बायो एक्यूमुलेशन, वो हमारे अंदर भी घर कर रहा है। इसी से इतनी सारी बीमारियां आप देख सकते हो कि आज कितनी बीमारियां बढ़ गई है ना, कैंसर एंड ऑल कितना कॉमन हो गया है। तो ये सब ये रीजन से हो रहा है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सो ये वाला हो गया डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन का आपको कहानी पता है कि नहीं पता है? ओजोन क्या है भैया? ओजोन हमारा अर्थ है, और अर्थ के अराउंड में ये एटमॉस्फेयर है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का टॉप लेयर ना, अंदर का लेयर तो ऑक्सीजन ही कंटेन कर रहा है, बाहर का लेयर भी पहले के ज़माने में, यानी काफ़ी हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले कह सकते हो, ऑक्सीजन ही था। लेकिन सन से, ठीक है, सन से जो रेज आ रहे थे उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, उसने क्या किया, इस ऑक्सीजन को भी यानी एक रिएक्शन किया। व्हाट वाज दैट रिएक्शन? 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू 2 ओजोन। ओजोन यानी O3 होता है। तो यानी सन अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में ये O2 जो है ये क्या बन गया? O3 बन गया। और ये पूरे टॉप लेयर में O3 का यानी ओजोन का प्रेजेंस आ गया। अब फायदा ये हुआ, अच्छी बात ये हुई कि ये ओजोन ने क्या किया, इस अल्ट्रावायलेट रेस को अंदर आने से रोका और इस अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक कर दिया अंदर आने से। हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस से हमको कैंसर हो जाता। तो यानी इन यूवी रेस और दूसरे हार्मफुल रेस को ब्लॉक करने वाला एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बन गया। तो यानी ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया।
पर हमने क्या किया, हमने इसी को ख़त्म करने की व्यवस्था कर दी। हमने क्या किया, हमने यूज़ किया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, अपने रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में और जेट प्लेन्स में CFC गैस को यूज़ किया एज अ कूलेंट। अब ये गैस का क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो नहीं होता ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा होता है। इसने ओजोन लेयर को डिप्लीट किया, उसमें छेद करना शुरू किया, रिएक्ट करना शुरू किया CFC ने, और इसने ओजोन का डिप्लीशन कॉज किया। अब इस डिप्लीशन से काफ़ी जगहों पे, एंटार्क्टिका एंड ऑल, काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा बड़ा छेद हो गया था ओजोन में। तो इसलिए अब क्या किया गया कि हमने CFC का यूज़ बंद कर दिया, अब दूसरे कूलेंट गैस यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर भी ये बहुत नुकसान हुआ इस वजह से, ओके, ओजोन का डिप्लीशन। एंड लास्टली चैप्टर के अंदर है मैनेजिंग गार्बेज। भैया ये तो पढ़ा है आपने, गार्बेज जो है कैसे मैनेज होगा, किस तरीके से। तो इसको आपको अभी फिलहाल आपको पता है दो टाइप के गार्बेज को हम सेपरेट करते हैं, सॉर्ट आउट। डिग्रेडेबल अलग रहेगा, नॉन डिग्रेडेबल अलग रहेगा, है ना। या फिर और एक जगह, मतलब और एक सिस्टम ये है कि अभी गीला कचरा, सूखा कचरा को सेपरेट रखा जाता है ताकि उससे बीमारियां फैलने का भी जो चांसेस है वो कम हो जाएगा, और प्रॉपर उसका जो सॉर्टिंग है वो हो सकेगा, और एनवायरनमेंट के लिए वो चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज के लिए भी हम रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, है ना। अब जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनका यूज़ को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, प्लास्टिक एंड ऑल का यूज़ को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। और इसके अलावा जो एक और जो चैप्टर है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसमें भी हम थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे इस सब के बारे में, ठीक है। एंड टिल देन आप पढ़ते रहिए और थोड़ा मस्ती भी करते रहिए, ओके। सी यू देन, बाय बाय।